आज मैं फिर से आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं सैंपल पेपर 2025 का क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों हम लोगों ने 22 क्वेश्चन तक कर लिया था सैंपल पेपर में। तो आज जितना भी क्वेश्चन बन पाता है तो उतना क्वेश्चन आज बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, उसके बाद फिर मैं बारी बारी से ना डिस्कशन में लाता हूं। इसमें आपको एक डेरिवेशन पूछा गया है, क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की चर्चा करी जा रही है, तो हम सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा दिखता है। तो आपके पास दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स कैसी हैं, मेटल की प्लेट्स हैं ये। ठीक है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दो मेटल प्लेट होती हैं। पैरेलल प्लेट हम ऐसे ही बताते हैं। कैपेसिटर का मतलब होता है दैट इज अ स्टोरेज ना, एक स्टोरेज है, क्या स्टोर करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। ठीक, इन दोनों प्लेट के अक्रॉस इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेटअप होता है। ठीक, उनकी चर्चा हम लोग बारी बारी से करते चलते हैं और फिर एक एक्सप्रेशन भी निकाल के रखते हैं। उससे पहले कि हमारा डेरिवेशन क्या कह रहा है ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया, ये प्लेट और ये प्लेट, ये दोनों के दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इनका एरिया आपको दे रखा है, इस प्लेट का एरिया और इस प्लेट का एरिया वो दे रखा है ए। ठीक, आगे चलकर इन द सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन इज डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है डी। ये है उन दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जा रहा है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक एज वर्क एज इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन अफेक्टेड बाई होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं और उनमें जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं पोलराइज। क्या होते हैं, पोलराइज, यानी फिर ऐसा बोल सकते हैं उनके पास जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं पोलराइज। तो उसकी चर्चा भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। पोलराइज का मतलब भी मैंने समझाया है, क्या समझाया है कि पोलराइज का मतलब होता है बहका देना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मिलेगा ना तो उनके अंदर जो भी चार्जेस हैं, चार्जेस क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट या फिर उसके इन द डायरेक्शन सेटअप होने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सेटअप होने की कोशिश करेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखना है फर्स्ट केस में। फिर क्या किया जा रहा है, एक मेटालिक स्लैब रखा जा रहा है। एक बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे और एक बार मेटालिक स्लैब रखेंगे, जिसका थिकनेस कितना होगा वो होगा टी। तो मैं इसी डायग्राम में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंक्लूड कर देता हूं। देखो ये मैंने इंक्लूड कर दिया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, और जिसका थिकनेस हम लोग कुछ बना सकते हैं, लेट कर लेते हैं इसका थिकनेस कितना है, वो है, इसका थिकनेस जो है वो है टी। ठीक, ये मैंने क्या इंक्लूड किया है, ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जहां पर भी आपको नहीं समझ में आएगा आप बताते चलेंगे। ठीक है, स्वयं जहां पर भी नहीं समझ में आएगा बताते चलेंगे। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाता है, तो मैं दोनों केस को समझ पाया हूं। फिर आपको ये बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस वन बाय वन, एक के बाद एक को प्लेस करना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन विच वुड द कैपेसिटेंस बी मोर एंड वाई। इनमें से कौन से केस में कैपेसिटेंस ज्यादा होगा और किस में कम। यहां पर मैंने रखा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मैं सेम सेटअप यहां पर भी ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर मैंने वही कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और बच्चों आप एक चीज नोटिस भी करते रहेंगे कि मैं आंसर राइटिंग कैसे कर रहा हूं। ठीक है, और इनके बीच में अभी उसी थिकनेस का मेटल का प्लेट रख दिया गया है। ये मैंने जो प्लेट रखी है ना इनके बीच में, ये मेटल की प्लेट है अभी। ठीक है, ये है डाइलेक्ट्रिक का स्लैब यानी इंसुलेटर और ये है मेटल का प्लेट, मेटल प्लेट। ठीक है, इस प्लेट का भी एरिया कितना है, ए। ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, वो है डी। प्लेट का थिकनेस कितना है, वो है टी। बारी बारी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ नहीं होता, दैट इज वैक्यूम होता या फ्री स्पेस होता, तो उस कंडीशन पर हमको यह पता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता। ठीक, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई नॉट से। एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाता चलता हूं। जब भी दो चार्ज के बीच में
किसी भी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया जाता है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है और इसी वजह से उनके बीच का फील्ड भी कम हो जाएगा। यानी अगर मैं ये दोनों प्लेट्स है ना, अब दोनों प्लेट के लिए मेटालिक प्लेट का तो होगा क्या, ये वाली प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको मैं एज्यूम कर ले रहा हूं दैट इज प्लस सिग्मा, इस वाले पर कितना है वो है माइनस सिग्मा। ठीक, मैंने अच्छे से तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं आराम से निकालकर आपको बताऊं तो कितना आएगा, तो उसके लिए हम लोगों को कितना पता है कि इन बिटवीन द प्लेट्स, तो हमारे पास आता था दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक, बहुत बार डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं कि एक सिंगल प्लेट की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर साइड हमको कितना मिलता था, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, तो बीच में कितना मिलेगा, जोड़ने के बाद सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, जिसको हम लोग ना कैपेसिटर प्लेट के लिए यूज करते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू V अपॉन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है यहां पर। एक और चीज हमको पता है, अब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर जाना जाएगा स्टोरेज की वजह से। किसकी वजह से जाना जाएगा, स्टोरेज। तो इसका स्टोरेज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम होता है कैपेसिटेंस। क्या नाम लिखते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, और कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा, तो हमने अच्छी तरीके से सीखा कि भाई जो भी इसके ऊपर चार्ज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच मौजूद पोटेंशियल के। ठीक है, तो इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या लाते हैं, एक नया कांस्टेंट जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जानकारी हो जाए तो हम आराम से इस फॉर्मूले में सेट करके निकाल सकते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको क्या क्या समझाना है वो मैं बता देता हूं। जैसे इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखा जाएगा, क्योंकि ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, तो इस प्लेट पर होंगे पॉजिटिव चार्ज। कैसे चार्ज होंगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होंगे इनके पास। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिखाया आपको, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहां पर चार्ज कैसे है, पॉजिटिव। इस प्लेट पर होंगे निगेटिव चार्जेस। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये एक डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक मैंने समझाया भी है, ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इनके अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं वो सेपरेट होने लगेंगे। तो इधर निगेटिव चार्ज है तो इधर की तरफ कौन आएगा, इधर की तरफ आने लगेंगे कुछ पॉजिटिव चार्ज। ज्यादा नहीं आएंगे, कुछ आएंगे जो कि पोलराइज होंगे। कैसे वाले, पॉजिटिव वाले। और इनकी तरफ कौन आएगा, निगेटिव वाले, कुछ जो पोलराइज हो जाएंगे। तो अगर मैं इनके बीच में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला था, वैक्यूम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट। जब पोलराइजेशन हो रहा है तो इनका मान लेते हैं कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपी। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईपी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से किधर की तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो हमको ये पता है कि ई नॉट का डायरेक्शन ये रहा। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। और पोलराइजेशन का वाले जितने भी चार्जेस है जो पोलराइज हो रहे हैं उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसके जस्ट अपोजिट। मैंने बोला कि ये ईपी का डायरेक्शन है। अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इनके बीच में, तो हम कैसे लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा जो भी हमारे पास फ्री स्पेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से माइनस कर देंगे हम किसको, दैट इज कर देंगे पोलराइजेशन वाले को। ठीक, एक बात हमको और भी अच्छे तरीके से पता है कि पोलराइजेशन जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है। तो हम ऐसा बना सकते हैं कि भाई ये ना क्या है, कुछ इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो हम इसकी जगह पर सेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले को रिप्लेस करके, दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, वो क्या है, पहले वाले के कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक, तो अभी क्या करें, एक काम कर लेते हैं कि हम इनके बीच में निकाल लेते हैं पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल ही तो निकालना है हमको। तो पोटेंशियल कैसे मिलेगा,
नेट पोटेंशियल V बराबर इनके इस प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल है, तो प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना है, दैट इज हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, दैट इज E नॉट, ये रहा E वाला, E नॉट वाला, और E नॉट बराबर कितना होता है, दैट इज V इज इक्वल टू E नॉट इंटू D। तो कितना फ्री स्पेस में है, दैट इज D माइनस T में है। D माइनस T किस में होगा, वैक्यूम में, T को छोड़कर। बाकी पोलराइजेशन वाला, तो पोलराइजेशन वाले में कितना है, वो है E इंटू टी। कितनी थिकनेस है, इसी फॉर्मूले को मैंने यूज किया है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से ना इसका दूसरा तरीका बताऊंगा तुरंत। ये मैंने निकाली है नेट पोटेंशियल, और नेट पोटेंशियल निकालने के बाद फिर मैंने इसको भी रिप्लेस कर देना है, दैट इज E इंटू डी से। ठीक है, तो उसके पहले मैं ये काम कर लेता हूं, यहां पे लिखता हूं E नॉट, ये मैंने कर दिया है D माइनस टी, और E को मैंने रिप्लेस कर दिया है E नॉट अपॉन के से। ठीक, तो E नॉट को मैं अगर यहां पे कॉमन कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना, दैट इज D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। मुझे किसका वैल्यू पता चल चुका है, पोटेंशियल का, नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल यहां पे सेट कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा, दैट इज चार्ज को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, किससे रिप्लेस करूंगा, दैट इज हमें पता है, क्या पता है, दैट इज मैं यहां पे लिख दूं, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो लिख देते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन ई नॉट। ई नॉट कितना है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो रख देते हैं सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। आगे कितना है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक, कौन कट जाएगा, सिग्मा और सिग्मा कट जाएगा, तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास ट्रेडिशनल तरीका, ट्रेडिशनल वे टू फाइंड द कैपेसिटेंस। आपको ये तरीका नहीं पसंद आता है तो क्या करें, हमको कुछ कुछ चीजें पता होती हैं, जैसे यहां पर ये हाफ और ये हाफ, दो हाफ बट जा रहे हैं, तो मैं ऐसा काम कर लेता हूं कि मेरे पास ना दो कैपेसिटर है, और दोनों कैसे कनेक्टेड है, इन सीरीज। कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। जितना वैक्यूम वाला है उसका कैपेसिटेंस लिख लेते हैं, जितना डाइलेक्ट्रिक वाला है उसका कैपेसिटेंस लिखते हैं, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो भी हमारा नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल हमें कैपेसिटेंस निकालना था। ठीक है, तो मैंने कैपेसिटेंस निकाल दिया है। अब क्या करता हूं ना, मैं पहले ना कंपैरिजन कर देता हूं, थोड़ा सा टाइम मैं कम लूंगा, कंपैरिजन कर देता हूं मेटालिक प्लेट रखकर, फिर हम लोग इसको ना एक बार और डेरिवेट कर लेते हैं दूसरे तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करके। ये तो हो गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, जहां पर टी थिकनेस है और डी सेपरेशन है। इप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, इप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, चलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया ऑफ द प्लेट। अभी जब भी जैसे देखो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर हमारे पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है, भाई पॉजिटिव प्लेट ही तो रहती है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना लिया था, सिग्मा, और ये नेगेटिव प्लेट है। इनके बीच में जैसे ही हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं, मेटल का प्लेट, तो होगा क्या, इनके ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे चार्ज। क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। चार्ज आएगा और कैसे होगा, इस पूरे प्लेट का अगर मैं बोलूं नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज जितना इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आने वाला है, निगेटिव के बगल इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव वाला ये, और पॉजिटिव की तरफ निगेटिव वाला, क्योंकि यहां पर ईपी जो हमारा पोलराइज होने वाले लोग थे वो थे कम, लेकिन यहां पर इक्वल होंगे, इक्वल अमाउंट में। जब इक्वल अमाउंट में होंगे तो यहां पर इसमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। इसमें तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। अरे भाई जब चार्ज ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 ही तो होगा ना। तो यहां पर मेटालिक प्लेट रखने से ये वाला सेक्शन तो पूरा वैकेंट हो गया। ठीक, अगर मैं इसको पूरी तरीके से फिल कर देता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता पूरा का। पार्शियली फिल है टी सेक्शन में, तो टी सेक्शन वाले पार्ट को हम हटा देते हैं।
बस इतना सा ही काम करना होता है इसमें, ठीक है, कि भाई इसमें तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो रिमेनिंग कितना बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे किस में मिल रहा है, दैट इज इस वाले पूरा का पूरा इस वाले में, तो पोटेंशियल मुझे मिल जाएगा दैट इज ई नॉट डी माइनस टी। कितना मिल गया, यही बस करना था, ई नॉट डी माइनस टी। तो क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, दैट इज इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। कहां से आया, यहां से, ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। यहां पर भाई के की इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, तो यानी के का फैक्टर तो आने वाला ही नहीं है, बस यही करना था आपको, इस के फैक्टर को हटा देंगे। अब बात करते हैं, यानी एक बार कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके पास ये आया था और एक बार कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आया। अब बात करते हैं बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा बताइए, या ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, मैंने ना इसको पढ़ाने से पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि भाई डाइलेक्ट्रिक इंक्लूड करने से इलेक्ट्रिक फोर्स घट जाता है, फील्ड भी घट जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे बढ़ेगा, तो हम लोग रिलेशन कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते थे दैट इज के बराबर सी अपॉन सी नॉट, जहां पर कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम। भाई ये इसकी वजह से कोई भी डायरेक्ट्रिक इंक्लूड करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, यानी जो हमारा वैक्यूम का ना उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाने वाला है, ठीक। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी अलग है, दैट इज ई नॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा था के फैक्टर से, यहां पर के फैक्टर से बढ़ रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये फैक्टर तो है ही नहीं, यहां पर ये वाला फैक्टर नहीं है, टी अपॉन के तो नहीं है ना, तो यानी ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, और कम कर रही है, ये उसमें ऐड हो रहा है, जबकि ये वैल्यू तो उतनी ही है। तो यानी यहां पर ये कह सकते हैं कि मेटल का प्लेट रखने से इनका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, लेकिन पार्शियली, ठीक है। और यहां पर कहानी ये होगी कि डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद इनका तो यही होगा, यानी टी बाई के फैक्टर से, ये इनका फैक्टर है जिससे और कम होने वाले, इनके कंपैरिजन में कम रहेंगे, ठीक है। तो डिवाइड ही तो कर रहे हैं ना, तो इसमें ये ऐड हो रहा है, तो और डिनोमिनेटर जितना बड़ा रहेगा उतना होल नंबर छोटा आएगा, ठीक है। बस सेम कहानी ये है यहां पर, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, ठीक। अब मैंने जो दूसरे तरीके की बात की थी, बस विद इन मिनट्स मैं बात बता देता हूं क्या करना है आपको। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, इसको अब क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली लिख रहा हूं कि भाई कैपेसिटेंस किसी भी वैक्यूम में, तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना, कितने में है वैक्यूम, डी माइनस टी में, ठीक है। इसको मान लेते हैं C1, कैपेसिटेंस ऑफ वन वैक्यूम वाला। रिमेनिंग कितना बच रहा है, वो बच रहा है C2, क्या लिखेंगे, K इप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। तो T थिकनेस में इतना है, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। दोनों को क्या करें, सीरीज में ऐड कर दें, तो फॉर्मूला लिखेंगे नेट कैपेसिटेंस 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। वैल्यू सेट कर देते हैं, वैल्यू सेट करेंगे तो इनको रखते हैं, तो डी माइनस टी अपॉन इप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी टी अपॉन के इप्सिलॉन नॉट ए। बाकी सबको कॉमन करेंगे, यानी इप्सिलॉन नॉट ए, यहां पे ऊपर कितना आएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो गया ऊपर, बचा कितना, इप्सिलॉन नॉट ए, ये कितना, और इसी को क्या करें, इसी को उल्टा कर दें, तो C इक्विवेलेंट देखो मेरे फिर से पास वही आ गया, दैट इज इप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। देखो 4 स्टेप में हो गया, जो ये काम मैंने पहले किया था वही काम अभी कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने सवाल समझाया आपको, फिर भी कोई दिक्कत रहेगा तो मुझे जरूर से बताएंगे। बस बात इतनी सी है कि डाइलेक्ट्रिक के अलावा अगर मेटालिक स्लैब इंक्लूड करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, 23 तो सॉल्व हो गया, चलिए बात करते हैं 24 की। मैं इसको रब कर दूं, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 24 भी थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड ही है। बोल रहे ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कैसग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, कैसग्रेन टेलीस्कोप की चर्चा हो रही है, तो मैं लिख देता हूं कैसग्रेन टेलीस्कोप के बारे में। कैसग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है, कैसग्रेन टेलीस्कोप की चर्चा होगी तो उसकी बात कर लेते हैं। फिर आगे भी दिया है why these types of telescope are preferred over refracting type telescope। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं कैसग्रेन टेलीस्कोप क्या है और इसके बाद में बात करेंगे क्यों ये रिफ्रैक्टिंग के अलावा इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। टेलीस्कोप के लिए हमने ये पढ़ा कि भाई दूर की चीज देखने का काम आता है, तो हमने इसमें यूज किए 2 लेंस। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिंग वाला यूज किया। कितने लेंस यूज करेंगे? 2, जो आमतौर पर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग 2 तरीके के एडजस्टमेंट करते हैं। एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक होता है स्पेशल एडजस्टमेंट। स्पेशल एडजस्टमेंट का मतलब ये है हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं एट अ डी डिस्टेंस, यानी 25 सेंटीमीटर पर। ठीक, जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द आई, जहां पे हम बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं, तो 25 सेंटीमीटर पर हम इमेज को फ्रेम कर लेते हैं, यानी डी डिस्टेंस पर। अब बात करते हैं कि इसमें दिक्कत क्या आ रही थी। इस वाले टेलीस्कोप में, जो मैं यहां पे आपका दूसरा वाला टेलीस्कोप बता रिफ्रैक्टिंग वाला, तो यहां पर ये एक बड़ा लेंस लेते थे और एक छोटा लेंस। दोनों क्या है? कॉन्वेक्स लेंसेस ही हैं। ठीक, दोनों लेंसेस ही लेते थे। इस लेंस को बड़ा बनाने का पर्पस ये था कि ढेर सारी लाइट आ जाए। ठीक है, अगर कम लाइट आएगी तो भाई मेरे को जो हमारा इमेज होगा ना वो छोटा दिखाई देगा, उसका कुछ ही पार्ट दिखाई देगा, या ऐसा बोले फुल इमेज बनाने के लिए ढेर सारी लाइट की आवश्यकता है। ठीक, अब इसमें 2 तरीके की दिक्कतें आती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एब्रेशन। क्या बोलते हैं? एब्रेशन, यानी क्या क्या दिक्कत आ रही है। एक तो भाई कि ये बड़ा बनाने में बहुत दिक्कत आ रहा था। ठीक है, बहुत बड़ा लेंस बनाना तो दिक्कत वाला ही काम है। इतना बड़ा मोल्ड कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा साचा कैसे बनाएंगे जिसमें ये बनाने वाले। उसके बाद अगर ये बन भी गए तो इनमें आ जाती थी कुछ ना कुछ कैविटी, ठीक है ना, या गैस ब्लोज आ जाते थे। ठीक है ना, मतलब ये कि उसमें कुछ ना कुछ एयर भर जाती थी, ऐसा बोले तो गलत नहीं बोलेंगे। ठीक, तो उतना बड़ा बना ग्लास का लेंस बनाना पॉसिबल नहीं था। तो इसमें क्या है कि एब्रेशन आने के चांसेस, मतलब एब्रेशन मतलब ऐसा बोले कि गलत हो जा रहा था कुछ। तो गलती क्या क्या हो रही थी? पहली गलती ये, जिसको बोलते थे क्रोमेटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक एबरेशन। और दूसरे की बात करेंगे जिनको बोलेंगे स्पैरिकल एबरेशन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई इनको बनाने की आवश्यकता, यानी इनको रिप्लेस करके रिफ्लेक्टिंग की बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग के पास ये 2 लेंस होते थे और हमने ये कहा कि भाई लेंस को ना बनाने में, इतना बड़ा लेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, लेंस को रिप्लेस करो। लेंस को क्या करो? रिप्लेस करो। किससे बचने के लिए? एब्रेशन। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन से? क्रोमेटिक और होते स्पैरिकल। आसान शब्दों में समझिए, ये डिपेंड करते हैं साइज और शेप। इनका मतलब होता है कलर से। ठीक, चीज दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत यह है कि भाई फोकल मेन जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है ना, उसका शिफ्ट हो जाना। प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए, जिसकी वजह से मुझे दिखाई देने लगे ब्लर, इमेज मुझे शार्प नहीं मिले, जिसकी वजह से क्या हो जाए? मुझे शार्प इमेज नहीं मिले। तो भाई ये दोनों लोग दिक्कत हो रही थी, क्रोमेटिक एबरेशन और स्पैरिकल एबरेशन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट जब आ रही थी तो भाई बेंडिंग भी उसी तरीके से होगी। बेंडिंग उसी तरीके से होगी तो भाई जो भी हमारा शार्प इमेज है वो बन नहीं पा रहा था। ठीक, शार्प इमेज दिखाई नहीं दे रहा था बहुत दूर डिस्टेंस का, तो वो मुझे ब्लर दिखाई दे रहा था। दूसरी चीज स्पैरिकल एबरेशन का मतलब कि भाई उनका साइज और शेप में कुछ चेंज आ रहे थे। कैसे चेंज आ रहे थे? ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल फोकस। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस का शिफ्ट हो जाना। अब शिफ्ट कैसे हो सकता है? इनके साइज की वजह से। ठीक है, कहीं पर मोटा है लेंस है, कहीं पर पतला लेंस है, तो उसकी वजह से इनका फोकस लेंथ क्या हो जा रहा था? प्रिंसिपल फोकस क्या हो रहा था? शिफ्ट हो जा रहा था। ठीक,
इन कमियों से बचने के लिए हम लोगों ने यूज किया है कौन सा, कैसग्रेन टेलीस्कोप, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ट्रेडिशनल कौन सा था, वो था रिफ्रैक्टिंग, जिसमें क्या यूज कर रहे थे, दो लेंसेस। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है थोड़ी थोड़ी कि भाई क्या दिक्कत हो रही थी, कि दिक्कत ये हो रही थी कि भाई उनका कलर ब्लर दिखाई दे रहा था मुझे, और उनके शेप और साइज की वजह से में दिक्कत आ रही थी, किसकी वजह से, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो इनको हमने हो गया ना, ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग वाला था, उनको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, रिफ्लेक्टिंग से। रिफ्लेक्टिंग वाले को ही का ही नाम है हमारे पास कैसग्रेन टेलीस्कोप। तो ड्रॉ करते हैं कैसग्रेन टेलीस्कोप और ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से इन लेंसेस को रिप्लेस कर दिया गया है और हमें छोटे लेंस की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना, तो वहां पर उस वाले में कैसग्रेन टेलीस्कोप में क्या है, बड़े लेंस की आवश्यकता नहीं है, छोटे लेंस से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। सबसे पहले इस वाले टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप का शेप कैसा रहेगा, हमको ना ज्यादा लाइट की आवश्यकता है, क्योंकि हमें दूर से जब जब हमें कोई ऑब्जेक्ट दूर से देखना है तो जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइट आएगी उतना ज्यादा अच्छा हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनाना है एक ट्यूब, बड़ा ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब से ढेर सारी लाइट रेज आ सकती है, और इंफिनिटी पर हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो लाइट रेज कैसे आएंगी, पैरेलल हमको लाना है। कैसे लाना है, पैरेलल। लाने के साथ साथ हम करेंगे क्या, इनको आगे की तरफ यहां पर लगाएंगे मिरर। क्या लगाएंगे, मिरर। अब मिरर कौन सा लगेगा, मिरर लगेगा कॉनकेव शायद, कौन सा लगेगा, कॉनकेव। ये लगा दिया कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर ने क्या किया, कॉनकेव मिरर ने इन जो आने वाली लाइट्स हैं, लाइट रेज हैं, इनको इसने रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करके कहां पर ले आते हैं, आपको अच्छे से पता है, इंफिनिटी से जो भी यानी पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो कहां पर होती हैं, आती हैं फोकस पर आती हैं, तो फोकस पर ही ले आएंगे। तो इन सभी को ले आते हैं कहां पर, फोकस पर। लेट कर लेते हैं, यही फोकस है, इस फोकस पर ले आते हैं। ठीक, अब करना क्या है, तो हमें तो इमेज तो दिखाई नहीं देगा, हमको इमेज चाहिए। इनका ये जो लाइट रेज आ रही थी ना, इन ये यहां पर सारे के सारे लोग मर्ज हो रहे थे, यानी यहीं पर कहीं इमेज बन रहा था। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। अभी क्या किया गया, यहां पर इस सेगमेंट को यहां से हटा दिया गया, हटाने के बाद और इसको, ये जो सारी की सारी लाइट यहां पे आ रही थी ना, यहां पर लगा दिया गया एक और मिरर। क्या लगा दिया गया, एक और मिरर। ये कॉनकेव मिरर यहां यहां लगा है, ये और यहां पे लगा दिया गया कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी लाइट रेज पीछे नहीं गई, इसको ना कुछ इस शेप में बना दिया गया आगे। ठीक, जो भी लाइट रे यहां तक पहुंची, ये इन लाइट को लेकर चला गया कुछ इधर, यानी एक्चुअली में लाइट को कहां पर आना था, यहां पर, लेकिन आई कहां पर, यहां, और यहीं पर आपको लगाना होता है आई पीस। क्या है ये, आई पीस या फिर आई लेंस। यहीं से आप देखेंगे, यहीं से आप देखेंगे। ठीक है, ये आपकी आंखें हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस। तो कैसग्रेन टेलीस्कोप बनाना था तो मैंने वही बना दिया है। अब इसके इस तरफ लाइट नहीं आएगी। ठीक, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस है।
ये है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। कोई भी लाइट आ रही है कहां से, बहुत दूर, दैट इज फ्रॉम इंफिनिटी। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है कैसग्रेन टेलीस्कोप, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग। अगर इसकी जगह पर हम प्लेन मिरर सेटअप भी लगा सकते थे तो एक और गैजेट बन जाता जहां पे हम यहां से कुछ देख सकते थे, यानी इस सेटअप को थोड़ा सा अलग कर सकते थे। आप लोगों ने देखा भी होगा ना, जो हम लोग मार्केट से बाजार से खिलौना लेकर आते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, उसमें कुछ इसी तरीके का सेटअप रहता है, लेकिन ये मिरर्स नहीं रहते उसमें। ठीक है, एक ट्यूब ही रहती है जिसको बहुत दूर तक हम लोग देखने की कोशिश करते हैं जिससे, और उसमें क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे लेंसेस टाइप के लगे रहते हैं आपके पास। ठीक, तो ये मैंने डायग्राम बना दिया कैसग्रेन टेलीस्कोप का। तो आपको बोला ही गया था ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कैसग्रेन टेलीस्कोप। तो भाई इमेज बन जाएगा यहां पर। ठीक है, पहले इमेज कहां पे बन रहा था, अभी इमेज कहां पे बन गया। ठीक, फिर आपको बोल रहा है व्हाई दीज टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप आर प्रिफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो आप ऐसा बताएंगे कि ड्यू टू एब्रेशन, ठीक है ना, कुछ कमियों की वजह से इनको रिप्लेस किया गया। ठीक, जहां पर हमको बहुत बड़ा लेंस बनाना पॉसिबल नहीं था तो हमने लेंस को रिप्लेस करके मिरर्स लगा दिए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको दो तरीके के एब्रेशंस बताए हैं, यानी दो तरीके की खराबियां बताई हैं। पहली जिसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन ड्यू टू कलर, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो व्हाइट लाइट आती है वो उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, ये बताया आपको, जिसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। अब वेवलेंथ अलग अलग होगी तो जिसके इससे इफेक्ट पड़ेगा उसके फोकस पर ही, यानी फोकल लेंथ पर ही इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा मैंने बताया स्पैरिकल एब्रेशन, वो भी अफेक्ट करेगा ही फोकल लेंथ को, यानी फोकस को ही अफेक्ट करेगा ड्यू टू शेप एंड साइज। ठीक है, तो ये दो तरीके के एब्रेशंस हो गए। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, दोनों एब्रेशन को लिख देंगे पॉइंट वाइज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। ठीक है शरम, आ रहे हैं ना, चलो वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 25 की चर्चा करते हैं बच्चों। हाँ, बहुत इत्मीनान से समझेंगे, बहुत जल्दीबाजी नहीं करते। देखो समझने में ना किसी चीज को टाइम देना पड़ता है, आपको टाइम दोगे तभी समझ में आएगा। आप ऐसा कहो कि एक दिन में ही सारा खीर पका लिया जाए तो पकने वाला नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझते चलेंगे। कहा जा रहा है कि ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन एंड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, दो बातें कही जा रही है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं या एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो बात करते हैं थोड़ी सी। हमने सेमीकंडक्टर जब पढ़ा तो सेमीकंडक्टर के बारे में हमने ये पढ़ा कि भाई जिसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टर से कम होगी और इंसुलेटर से ज्यादा होगी। ठीक, यही क्राइटेरिया रखा हमने। फिर हमने बात किया कि भाई ये मटेरियल कैसे कैसे मिलेंगे या कौन कौन से होंगे, तो हमने चर्चा की आमतौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की। फिर हमने ये बताया इनको हम लोग नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हैं, दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। ये कैसे सेमीकंडक्टर हैं, प्योर सेमीकंडक्टर हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, प्योर वाले जिनमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। और अगर हम इनको 0 डिग्री केल्विन पर रख दे तो इनमें किसी भी तरीके का कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होता है। तो ध्यान से बात को समझिएगा, 0 केल्विन टेम्परेचर पर इनके अंदर कोई कंडक्टिविटी पाया नहीं जाता है। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर जिनको ना कुछ डोपिंग करके यानी एक्स्ट्रा एडिटिव मिलाकर इनकी कंडक्टिविटी को इनहेंस किया जाता है, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, अब बात करते हैं कि P कौन होगा और N कौन होगा। जिनके पास यानी मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की हो जाए तो उनको बोलते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर, और जिनके पास मेजॉरिटी हो जाए होल्स की तो उनको बोलते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, तो बात समझ में आनी चाहिए कि डोपिंग के दौरान यानी कुछ एक्सटर्नल एडिटिव मिलाने के दौरान क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी को और बढ़ाया जा सके। ठीक, तो बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ चीजें मैं अभी समझाते चल रहा हूं।
जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी लेवल डायग्राम ना, एनर्जी, और हम लोगों ने, मैंने आपको पढ़ाया था एनर्जी बैंड थ्योरी। तो उस थ्योरी के दौरान मैंने क्या किया था, एक सिलिकॉन एटम्स को लेकर मैंने क्या किया था, उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को धीरे धीरे करीब लाते हैं, तो उनके एनर्जी बैंड्स का पता चला। तो आमतौर पर इसमें कितने बैंड बताए गए, 2 बैंड बताए गए, ठीक है ना। एनर्जी लाइंस को और मर्ज, यानी वो एनर्जी लाइंस ही हैं लेकिन उनका कॉम्बिनेशन कहा जाता है एक बैंड, ठीक है। एनर्जी लेवल्स का कॉम्बिनेशन ही क्या कहा जाता है, बैंड कहा जाता है। तो उन बैंड्स में कितने बैंड मिले आपको, 2 बैंड मिले। तो एक बैंड था जिनको हम लोग बोल रहे थे कंडक्शन बैंड, जो ऊपर थोड़ा होता था, और दूसरा नीचे वाला क्या था, वैलेंस बैंड। फिर मैंने आपको बताया कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं वैलेंस बैंड में। किसमें मिलते हैं, वैलेंस बैंड में। जो जंप करके जाते हैं कंडक्शन बैंड में, वही कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं डोपिंग में। देखो 2 तरीके से आप समझेंगे। जिनके पास मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो डोनेट कर सकते हैं, तो वो होते हैं डोनर्स। क्या होते हैं, डोनर्स। जिनके पास मेजॉरिटी होल्स की है, तो वो होते हैं एक्सेप्टर्स। क्या होते हैं, एक्सेप्टर्स। बात किसकी की जा रही है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास कौन होगा, एक्सेप्टर्स, यानी होल्स ज्यादा है, यानी मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की ज्यादा है। तो ये समझेंगे। अगर मैं सिंपली बना दूं डायग्राम, तो आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने डायग्राम बनाना है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। यहां पर मैंने बैंड बना दिया है, ये मैंने बनाया है कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड, और ये मैंने कौन सा बताया है, ये बताया है कंडक्शन बैंड, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा इनके बीच का एनर्जी बैंड गैप, तो क्या रहेगा वो, दैट इज इंसुलेटर प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। उनसे कम रहेगा तो वो सेमीकंडक्टर में रहेंगे, बहुत कम है यानी 0 के बराबर एनर्जी गैप है तो वो कंडक्टर्स हो जाएंगे, ठीक। अब अगर पी टाइप की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी होगी होल्स की। तो बना देते हैं कि भाई इनके पास होल्स ज्यादा है। कौन कम है, इलेक्ट्रॉन इनके पास कम है। किस पर बात करी जा रही है, 0 केल्विन पर। तो 0 केल्विन पर क्या हो सकता है भाई, कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी तो होनी चाहिए थी। भाई डोपिंग हमने कर रखी है ना, तो डोपिंग करने के दौरान हुआ क्या कि भाई मेजॉरिटी तो होगी किसकी, होल्स की। होल्स की मेजॉरिटी है भाई, यहां पे ध्यान रखेंगे, होल्स की मेजॉरिटी ज्यादा है, तो यानी ये एक्सेप्टर्स है, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो यहां से यहां तक जंप करके जाना है इनको कंडक्शन बैंड में। तो मैं लिख देता हूं, ये है कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। और ये कौन सा होगा, वैलेंस बैंड, ठीक है। तो भाई अगर मेरे पास प्योर होता तो 0 डिग्री पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं शो करता, यानी कौन सा होता, दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर प्योर फॉर्म में हम रख दे, तो वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि भाई 0 केल्विन पर कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पी टाइप की बात कर रहे हैं, तो वैलेंस बैंड में कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ का मतलब बहुत कुछ, एक आध चले गए, ठीक। समझ में आएगी बात, कंडक्टिविटी 0 पर एक आध पहुंच गया तो पहुंच गया, यानी कुछ आयोनाइज हो पाए तो हो पाए, अदरवाइज ना के बराबर, ठीक है। अब इसी चीज को, सेटअप को थोड़ा सा अलग करते हैं। मैं यहां पर एक बात करने वाला हूं जिसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी। एक एनर्जी की बात करने वाला हूं जिसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी। अब फर्मी एनर्जी जैसी चीज क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। ये जो आपका वैलेंस बैंड है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होगा, कुछ लेयर्स में ही मौजूद होंगे होल्स, ठीक। तो 0 डिग्री केल्विन पर वैलेंस बैंड में मौजूद जो भी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, इनके पास जितनी एनर्जी होगी उसी को ही बोलते हैं फर्मी एनर्जी। रिपीट करता हूं मैं, फर्मी एनर्जी क्या है, 0 केल्विन पर, कितने केल्विन पर, 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड में मौजूद जो कंडक्टिंग
अभी इनके अपर हाफ की बात करेंगे, जो सबसे नजदीक हैं, जो कंडक्शन कर सकते हैं ना, तो लेट करते हैं कि यहां पर सबसे ऊपर वाली लेयर में ये है, तो इस वाली लेयर में जो भी एनर्जी इसके पास होगी ना, उसी को ही बोलेंगे फर्मी एनर्जी। अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है, बात करते हैं, कुछ टेम्परेचर बढ़ाकर देखते हैं। तो ये है आपका फिर से वही वैलेंस बैंड, और ये मैंने बना दिया है ऊपर कंडक्शन बैंड। ठीक, इनके पास अब होता है, देखो जरा ध्यान से समझेंगे, ये वैलेंस बैंड है तो इनमें मौजूद होंगे होल्स। ठीक, तो इनमें चर्चा की जाती है किसकी, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल की। किसकी चर्चा होगी, ई ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक, इनके पास क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये इनके पास मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो कंडक्शन के लिए जा सकते हैं, बाकी इनके पास कौन है, एक्सेप्टर यानी होल्स। इनके बीच का यानी फर्मी एनर्जी, इनके जो ये फर्मी एनर्जी है, ये वाला एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और ये फर्मी एनर्जी लेवल, इनके बीच का गैप जो होता है वो 0.01 ईवी से लेकर 0.05 ईवी तक होता है। ठीक, कब, ये ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन से ग्रेटर टेम्परेचर पर। ठीक है, बस डायग्राम भी बनाना था। तो 0 केल्विन पर भाई यही हाल है इनका। अब यहां पर क्या होगा, कुछ जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ लोग चलो भाई चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंचने वाले हैं, तो इनके कंपैरिजन में ज्यादा लोग पहुंच गए। ठीक है, तो हमने भाई बनाया ही क्यों था, डोनर इंप्योरिटी क्यों मिलाई थी, इंप्योरिटी इसीलिए मिलाई थी कि भाई इनकी कंडक्टिविटी कुछ बढ़ जाए, तो बढ़ाने के लिए काम किया था। अदरवाइज तो कुछ कंडक्शन कर ही नहीं रहे थे 0 केल्विन पर, तो हमने कहा कुछ इंप्योरिटी मिला दी जाए। इंप्योरिटी मिला है तो भाई कुछ जा पाए, एक आध दो पहुंच पाए, ज्यादा नहीं पहुंच पाया, तो यानी दैट इज निग्लिजिबल अमाउंट में। लेकिन जब यहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। तो मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी तो होल्स की ही है। कहां पर, वैलेंस बैंड में। तो कुछ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर। ठीक है, एक जो बात मैंने बताई है फर्मी एनर्जी लेवल की, दैट इज वेरी क्लोज टू that is acceptor energy level, that is a gap between is 0.01 ev to 0.05 ev. this is a solution। यानी आप अगर आंसर राइटिंग करेंगे तो आप ये दोनों डायग्राम बना सकते हैं, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये भी कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये मैंने बताया है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और ये है दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल। द लास्ट जो आपके पास लास्ट बैंड है ना, इसमें मौजूद जो भी आपके पास कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी। ठीक है, कितने पर मेजर की गई थी, 0 पर। ठीक, समझ में आई बात। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, अगर नहीं आएगा तो आप बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं ये सेटअप मिटा रहा हूं, ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है 25 का। अब बात कर देते हैं 25 के सेकेंड पार्ट की। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो 25 का सेकेंड पार्ट है, एक सर्किट दिया हुआ है। देखो यहां पर एक बल्ब है और इसको ये कनेक्ट है एक सेल से। ठीक, यहां पर लगा हुआ है एक डायोड। अभी स्विच ओपन है, ये स्विच है, ये स्विच है, और ये है आपके पास एक डायोड। ठीक, ये सेटअप दे रखा है और पूछ रहा है इन द गिवन डायग्राम, ये सेल है, ये बल्ब है और ये डायोड और वो स्विच है। इन द गिवन डायग्राम कंसिडरिंग एन आइडियल डायोड, ये एक आइडियल डायोड है भाई। ठीक है, ये साइड है इसका पॉजिटिव और ये साइड है इसका निगेटिव, पी और एन। ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर निगेटिव। इन विच कंडीशन विल द बल्ब ग्लो, कौन सी कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। कंडीशन ये दे रखी है व्हेन द स्विच इज ऑन ओपन, व्हेन द स्विच इज ओपन, ओपन रहेगा तो ये सेगमेंट में कोई भी करंट नहीं जाने वाली है, तो कौन जलेगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो भाई जब स्विच ओपन है तो ये सेगमेंट क्या हो गया, ओपन,
तो उसमें कोई भी करंट नहीं जाने वाली। ठीक, दूसरी चीज व्हेन द स्विच इज क्लोज, अब स्विच अगर क्लोज हो जाएगा तो ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव, तो क्या होगा, यहां पर पहुंचने के बाद ये वाला स्विच एक दूसरे से कनेक्ट, यानी स्विच ऑन, तो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल ये क्या करेगा, पी और पी से कनेक्ट हो गया, पी का पॉजिटिव से कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बाइजिंग। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया भी था, बाइजिंग का मतलब होता है कि भाई मुझे ना वो किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दो, किसको कनेक्ट करो, इस पी और एन टाइप सेमी पी और पीएन डायोड को। ठीक है, पीएन डायोड को। ठीक, डायोड बनाने के लिए मैंने बताया था कि जंक्शन को डायोड कैसे बनाते हैं, मेटालिक प्लेट लगा देते हैं साइड साइड में। ठीक है, तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब, पहले सवाल का जवाब, यानी ए आपको दे रखा है व्हेन द स्विच इज ओपन, तो भाई बात सही है, बल्ब के जलने के लिए स्विच को ओपन होना पड़ेगा, स्विच ओपन, तो बल्ब क्या करेगी, ग्लो करेगी, ग्लो कौन करेगा, बल्ब। ठीक है, अब स्विच अगर क्लोज है, स्विच क्लोज्ड, स्विच क्लोज होने का मतलब है ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइजिंग में, फॉरवर्ड बाइजिंग होने का मतलब है कि भाई चल चलो इधर से, सारे के सारे चल चलेंगे इधर। ठीक है, तो ये था आपके सवाल का जवाब, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे पास दो क्वेश्चन रह जाएंगे 27 एंड 28, फिर हमारे पास हो जाएगा सेक्शन डी। ठीक है, चलिए तो 26 को देखते हैं, रब कर रहा हूं मैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 26 को देखें, 26 को देखें तो बॉय इज होल्डिंग अ स्मूथ हॉलो नॉन कंडक्टिंग पाइप वर्टिकली विथ चार्ज स्पेरिकल बॉल ऑफ मास 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10 मिलीकुलम इनसाइड इट विच इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्सेस ऑफ द पाइप। ठीक है, द बॉय इज मूविंग द पाइप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। With what minimum velocity should the boy move the pipe such that the ball does not move along the axis? Also determine the direction of magnetic field. क्या लगता है आपको, यहां पर चर्चा की किसकी किसकी जा रही है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज्ड बॉल पर लगने वाला फोर्स, ठीक, यही काम बस करना है। तो यहां पर दो फोर्सेस को एक दूसरे के बराबर करना है अपने को। कौन कौन से फोर्स, पहला फोर्स कि भाई जो उसके ऊपर लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स आता है वो क्या होता है, दैट इज m इंटू जी। तो भाई मैं लिख देता हूं यहां पर कि मेरे को जो भी बॉल है ना, तो बॉल का मास दे रखा है, मास दे रखा है आपके पास कितना केजी है, दैट इज 10 ग्राम, 10 ग्राम का बॉल है। ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज भी मुझे दे रखा है, Q इज इक्वल टू है प्लस 10 मिलीकूलम है। यहां पे इस बात का ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यानी B की बात हो रही है, B दे रखा है 2 टेस्ला। ठीक, फिर आगे दे रखा है मिनिमम वेलोसिटी अपने लोग को निकालनी है, तो बस इक्वेट कर देंगे आ जाएगा। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होता है दैट इज, मैग्नेटिक फोर्स को मैं लिख रहा हूं Fm से, वो लिखेंगे QVB। ठीक, ये मिल जाएगा मेरे पास। इनर्शिया फोर्स कह सकते हैं, दैट इज इनर्शिया फोर्स मिल जाएगा, दैट इज m इंटू जी। ठीक, जो बॉल को रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो वो हो जाएगा m इंटू जी बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज QVB। दोनों को क्या करें, सेटअप कर दें। मुझे क्या चाहिए, V चाहिए, तो V इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा दैट इज m इंटू जी अपॉन कितना, Q इंटू B। सारी वैल्यूज को सेट कर देते हैं। m का वैल्यू है 10 ग्राम, 10 इंटू 10 पावर माइनस 3। आगे करते हैं जी को मैं ले लेता हूं कितना, 10 ले लेता हूं, 10 ही ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं Q की बात करते हैं, तो Q को मैं कूलम में ही रखता हूं, यानी Q इज इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर माइनस 3।
ठीक है, आगे बी की बात हो रही है तो बी की बात कर लेते हैं। बी दिया है 2 टेस्ला। ठीक, तो वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई मिनिमम वेलोसिटी। ठीक, फिर आगे दे रखा है ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे चाहिए, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, जरा ध्यान से देखो। मैं एक बार और पढ़ता हूं, फिर आपको फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अ बॉय इज होल्डिंग अ स्मूथ हॉलो नॉन कंडक्टिंग पाइप। ठीक है, बॉय ने क्या किया है, होल्ड किया है स्मूथ हॉलो नॉन कंडक्टिंग पाइप वर्टिकली। मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि भाई मेरे पास एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ठीक, ये हॉलो पाइप है, नॉन कंडक्टिंग है, विथ चार्ज बॉल ऑफ मास, यानी इसके अंदर कुछ बॉल कर दो आप। चार्ज बॉल है जिसका मास दिया है कितना ग्राम, 10 ग्राम। कैरिंग चार्ज दे रखा है विच इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्सेस ऑफ द पाइप, जो कि इसके एक्सेस के अलोंग मूव कर सकता है। ठीक है, इसके एक्सेस के अलोंग क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। फिर क्या कह रहा है कि द बॉय इज मूविंग द पाइप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कहां से कहां मूव कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है। ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है, वर्टिकल है ये पाइप, ध्यान रखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छी बात है। with what minimum velocity should the boy move the pipe such that the ball does not move along the axis, यानी नीचे नहीं जा रहा है। mg को काउंटर करना था बस, तो फोर्स किधर लगना चाहिए, ऊपर ही लगना चाहिए। कितना लग गया, दैट इज QVB। ठीक है, mg को काउंटर कौन करेगा भाई, QVB काउंटर करेगा, तभी ये नीचे नहीं जाएगा। ईस्ट से वेस्ट लेकर घूमते रहिए। तो फोर्स का डायरेक्शन तो पता चल चुका, कैसे है, अपवर्ड है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ। अब क्या करें, फिंगर को स्ट्रेच करें। फिंगर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या क्या डिनोट करना है आपको, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो रिप्रेजेंट कर देते हैं, फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, तो फील्ड किधर है, अगर ईस्ट वेस्ट जा रहे हैं तो फील्ड किधर है, दैट इज नॉर्थ से साउथ की तरफ। बस यही रिप्रेजेंट करना था, तो फील्ड के बारे में बता सकते हैं दैट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। तो फ्लेमिंग का रूल कहेगा भाई इस फोर्स ऊपर है, फिंगर को स्ट्रेच करो, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जाना किधर है, वर्टिकली लिया है, तो मैंने एक्सिस क्या, ये ईस्ट और वेस्ट आप डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, किधर से किधर जा रहा है, तो मैं लिख देता हूं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ अंदर की तरफ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये ऐसे बना देते हैं, नॉर्थ टू साउथ। ठीक, तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। कौन सी पाइप है, हॉलो पाइप है, नॉन कंडक्टिंग पाइप है। बॉल यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, या मिनिमम वेलोसिटी जिसके से काउंटर कर पाए किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा बता देंगे। तो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा, परपेंडिकुलर लगना चाहिए ना भैया लोग, तभी तो काम बनेगा। तो परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक, mg को काउंटर करना था तो QV लग गया परपेंडिकुलर, और जब लग गया तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी विथ विच, जिसकी वजह जिससे वो भाई नीचे नहीं आने वाला है ना। मिनिमम वेलोसिटी शुड द बॉय, हाँ ठीक है, जिससे वो नीचे नहीं आएगा। ठीक, तो ये आपको मिल गई है क्या, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक, तो ये मैंने क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 26। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 27। ठीक है,